खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हम अगला एपिसोड जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 1947 को कंटिन्यू करते हैं। देखें, मैंने रिसेंटली एक किताब पब्लिश की है, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। उसमें मुझे सारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को स्टडी करना पड़ा, लेकिन किताब क्योंकि फोकस करती है जिन्ना साहब पे, तो वो जो मेरी ये सीरीज़ है किताब के ऊपर बेस नहीं होगी। किताब से हम मटेरियल यूज़ करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। लेकिन आज की वीडियो जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज एन इंडियन नेशनलिस्ट, उस फेस पे मैंने बनाई है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं सबसे बड़े लीडर तो महात्मा गांधी समझे जाते हैं, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड 1885 और मोहम्मद अली जिन्ना joined the Indian National Congress in 1906. Mahatma Gandhi was associated with the Indian National Congress, but he was in South Africa. तो वो जब आते थे तो सेशन अटेंड कर लेते थे, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो 1917 के बाद कांग्रेस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो वीडियो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का वो पीरियड जो है व्हेन ही इज़ नोन एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये उसके ऊपर है, व्हेन ही वॉज अ ट्रू इंडियन नेशनलिस्ट। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बॉर्न ऑन द 25th of December 1876 अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स इन कराची, जहाँ पे उनके फादर बिजनेस करते थे। दे बिलोंग टू गुजरात ओरिजिनली, काठियावाड़ के इलाके के। कुछ लोगों का ख्याल है कि एक्चुअली जिन्ना वॉज बॉर्न इन देयर एंसेस्ट्रल विलेज, लेकिन ऑफिशियली क्योंकि कराची का दिया गया तो वी जस्ट मेंशन दैट बिकॉज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर ही वॉज बॉर्न। His father had a business of some substance. उनके एक इंग्लिश पार्टनर भी थे। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नॉट वेरी कीन इन हिज एजुकेशन। स्कूल भी कोई ज़्यादा उनका दिल नहीं था लगता। हिज फादर वांटेड हिम टू जॉइन द बिजनेस, उसमें भी उनका दिल नहीं था लगता। तो उनके पार्टनर, इंग्लिश पार्टनर के कहने पे जिन्ना साहब वॉज सेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी अकाउंटेंसी, ताकि वापस आके बिजनेस का हिस्सा बन जाएं। Before being sent to England, Jinnah Sahab had not passed his metric exam when he left for England. ये भी ऑन रिकॉर्ड आ जाए। अजीब अजीब स्टोरीज बनाई जाती हैं, बट आई एम स्टिकिंग टू द फैक्ट्स। एंड बिफोर ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड ही हैड बीन मैरिड। उस ज़माने में छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। जिन्ना साहब सेल्स टू इंग्लैंड, वहाँ पे उनका अकाउंटेंसी में दिल नहीं लगा। For a while he tried his luck as an actor on the London stage. वहाँ पे कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, और फादर को जब ये पता लगा तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, वी डोंट वांट यू टू बी एन एक्टर। जिन्ना साहब then went and enrolled himself in Lincoln's Inn. ये जो इन्स थी, लिंकन्स इन, ग्रेज इन और कुछ और इन्स, were places where lawyers, qualified lawyers would stay and had their offices. तो सिस्टम ये था बार एट लॉ बनने का कि आप किसी लॉयर के साथ उसको असिस्ट करें एज एन अप्रेंटिस। मेरे ख्याल से 15 या 21 ऑफिशियल डिनर आपको अटेंड करने पड़ते थे इनमें। एंड देन यू टूक एन एग्ज़ाम। इफ़ यू पास द एग्ज़ाम
then you got a certificate to start pleading in a court. तो इंडिया से और बाकी दुनिया से जो लोग आते थे वो कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थे लेते, वो ये सर्टिफिकेट एक्वायर करते थे. जिन्ना साहब acquired that certificate and he returned to India but went to Bombay where his father had shifted his business. By that time, his young wife had died. Also, his mother was dead. In Bombay, Jinnah started his career as a lawyer. It's very well known. He had to walk up 4 stories for his office, but he was hardworking, he was intelligent, he was charismatic, as one would say, and quickly built up for himself a reputation as a lawyer. He was especially very good in वो कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है. He would take civil cases as well as criminal cases. So he was a lawyer for all occasions. Or at one point he even became a law officer for the Bombay government. But I think after 3 months he gave up a secure job in the government for his practice. Or practice में he started earning a lot and he took cases as a professional, pure professional, from all sorts of people. 2 केस मैं आपको उनके उस ज़माने के बताना चाहता हूँ. The first is कि Muslim family waqf. What is a Muslim family waqf? वक्फ होता है ट्रस्ट. ये हिंदू ट्रस्ट भी होते हैं, सिख ट्रस्ट भी होता है और ब्रिटिश इंग्लिश ट्रस्ट भी होते हैं. यू गिव अप योर प्रॉपर्टी इन परपेचुटी मोर और लेस फॉर सम इंटरेस्ट. अगर आप वो ट्रस्ट चैरिटी के लिए बनाएं, फिलैंथ्रपी के लिए, तो हुकूमत अक्सर ऐसे चैरिटी को एग्जेम्प्ट कर देती है फ्रॉम टैक्सेशन. ओके, तो मुस्लिम इस्लामिक ट्रस्ट जो बनते थे उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन. लेकिन अगर आप एक वक्फ बनाए जस्ट फॉर योर फैमिली के फॉर ऑल टाइम्स टू कम, उसकी जो इनकम है वो आपके डिसेंडेंट्स, आपके प्रोजनी शेयर करेगी according to some proportion. तो the British government decided, the Privy Council decided कि नहीं, ये क्योंकि प्राइवेट इंटरेस्ट में है तो इसको टैक्स पे करना चाहिए. इस पे मुसलमानों की एक रंजिश थी, ग्रीवेंस थी. फाइनली जिन्ना साहब took up this case और 1919 में he won this case exempting Muslim family trust from paying any taxes. Zahir hai, who had the property, who could pay taxes, who would be exempted, and for the family, rich Muslims. तो जब लोगों ने देखा कि जिन्ना साहब इज सो क्लेवर विथ हिज प्लीडिंग इन द कोर्ट्स, तो मुस्लिम हिंदू सब उनकी तरफ आने लगे प्रॉपर्टी अपने केसेस को लेके. क्रिमिनल केसेस भी उन्होंने लिए फ्रॉम ऑल साइड्स. एक केस आपको बता दूं. There was a Hindu Raja, Maharaja, Ghaliban from Maharashtra or Gujarat or some other place, जिनका उस ज़माने में महाराजा जो हैं एक अपनी एक ख़ास एंटरटेनमेंट के लिए औरतें भी रखते थे, courtesans. So one of the courtesans, a Muslim woman, she fled from the harem, from this entertainment portion of this Maharaja and came to Bombay, took refuge with one man called Abdul Qadir Gabbo या गाबा ऐसा कोई नाम था उसका. उसने उसे प्रोटेक्शन दे दी. वो राजा जो थे उनको पता लग गया. उन्होंने अपने गुंडे भेजे कि उसको वापस लेके आओ उस औरत को. They traced her down, but Abdul Qadir and this woman resisted. उन पे अटैक किया इन गुंडों ने और अब्दुल कादर वॉज किल्ड. दिस वुमन वॉज बैडली इंजर्ड, हर फेस वॉज डिसफिगर्ड और समथिंग. उसका केस उस महाराजा ने
जिन्ना साहब को हायर किया टू प्लीड for this, and he took up that case in the court. I have given two examples. One, Muslim family waqf, and the second, a rich Maharaja wanting his gundas to be tried in court and possibly declared innocent or whatever. These were the. But Jinnah Sahib by that time gained importance in the Bombay legal fraternity as a budding lawyer. उन्होंने अपने असिस्टेंट भी रख लिए. MC Chagla is a famous man. उन्होंने तो किताब भी लिखी है where he mentions his views about Jinnah. We might look at that later. But this series is not about Jinnah. This is about the Indian freedom struggle, and we are looking at Jinnah as the champion of Hindu, Muslim, Indian unity. ठीक है. 1905 में अगर if you all know, Bengal was partitioned by Viceroy Lord Curzon on grounds that Bengal is too unwieldy, too big, and by splitting it into two, Bengal will become manageable. जब ये हुआ तो बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बना. उससे पहले एवरीथिंग वॉज सेंटर्ड ऑन कैलकाटा विच वॉज इन वेस्ट बंगाल. सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, मेन यूनिवर्सिटीज, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, कोर्ट्स, ऑल वर in Calcutta, and people from all over Bengal had to come to Calcutta. After this, Dhaka became the center of East Bengal. शुरू में जब ये हुआ तो हिंदू मुस्लिम एलीट दोनों वॉज एप्रीहेंसिव, ये क्या हो रहा है. ख़ास तौर पे जो मुस्लिम एलीट थी ना कैलकाटा की, वो बंगाली थी भी नहीं. वो ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग यूपी से लोग सेटल जो हुए थे कैलकाटा में, और पर्शियन स्पीकिंग मुस्लिम्स वो थे, या ये जो होते हैं मेमन और इस्माइली और बोरस, हु वर बिजनेस पीपल इन कैलकाटा. कैलकाटा वाज द हब ऑफ बॉम्बे, और तब तक तो वो कैपिटल भी था ना ब्रिटिश इंडिया का. 1911 में ये चेंज हुआ. हाँ जी. तो ये लोग इसके हक में नहीं थे. लेकिन आफ्टर अ वाइल, ऑब्वियसली व्हेन द ऑफिसेस शिफ्टेड टू ढाका, तो वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो गया, हु हैपन टू बी मुस्लिम्स बाई एंड लार्ज. बंगाल के मुस्लिम जनरली बहुत गरीब थे. सिर्फ एक थोड़ी सी छोटी सी एलीट ढाका के इर्द गिर्द पढ़ी लिखी थी, और नवाब ऑफ ढाका, नवाब इस्माइल सलीमुल्लाह वॉज द पैट्रन. हाँ जी. तो वहाँ पे इसके हक में ओपिनियन हो गई, और वेस्ट बंगाल में इसके ख़िलाफ़ हो गई. जो बंगाल की एलीट थी, अपर कास्ट हिंदू भद्र लोग, बड़े लोग, उन्होंने कहा कि ये तो बंगाल की जो यूनिटी है, उसकी नेशनल आइडेंटिटी है, उसको डिवाइड किया अंग्रेज़ों ने, तो वी विल अपोज इट. और पहली वायलेंट रेजिस्टेंस उन्होंने शुरू की. उन्होंने बॉम्ब फेंके, इंग्लिश ऑफिसर्स को अटैक किया, कुछ को मार भी दिया. और तो और लॉर्ड लिप्टन हु सक्सीडेड आई थिंक कर्जन, उनकी कैरिज पे भी बॉम्ब फेंका गया. सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म. मैं उसे हिंदू टेररिज्म कहता हूँ. आप उसे बंगाली नेशनलिस्ट स्ट्रगल भी कह सकते हैं, अप टू यू. Interesting thing is that the Indian National Congress supported the movement against the partition of Bengal. लेकिन मुसलमान जो थे, ख़ास तौर पे नवाब ऑफ ढाका, उन्होंने ओपिनियन मोबिलाइज की. और वो लोग जो सर सैयद के फॉलोअर थे, जिनको सबक ही ये था कि आपने अंग्रेज़ों के साथ मिल के काम करना है, उनके ख़िलाफ़ नहीं, इन्होंने फिर सोचा कि यार भद्रा लोग और कांग्रेस तो इनको सपोर्ट कर रही है, ये तो हिंदू पावर दोबारा असर्ट कर रही है. तो 1906 में
सबसे पहले 4,000 सिग्नेचर्स लिए फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम पीपल मुस्लिम्स ऑफ एनी सिग्निफिकेंस आप कह सकते हैं। उनमें से 35 का जो जेंट्री थी एलीट, मोस्टली लैंडलॉर्ड्स, वो सर आगा खान की लीडरशिप में उन्होंने एक पिटीशन तैयार की। ये पिटीशन सबसे पहले मिस्टर मॉर्ले और लॉर्ड मॉर्ले, आई डोंट नो इफ ही हैड द टाइटल, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, उनसे बात की गई और उनको बताया गया कि क्या चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं। एंड दे गॉट द सिग्नल कि ठीक है, द मुस्लिम्स मे बी इन अ जनरल इलेक्शन नीड प्रोटेक्शंस ऑफ सॉर्ट्स। तो फिर दिस डेलीगेशन मेट द वाइसरॉय ऑफ फॉर इंडिया एट दैट टाइम, लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो को ये प्रेजेंट किया गया पिटीशन, जिसमें कहा गया कि वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया आर लॉयल टू द ब्रिटिश एम्पायर। वी आर प्लेस्ड इन टू sensitive areas of India, the northwest, from where all the attacks on India have taken place, and the northeast. We serve in large numbers in the British Indian Army. We also serve in large numbers in the Indian police. तो हमारी इम्पोर्टेंस हमारे नंबर से बहुत ज़्यादा है, और once upon a time we were the ruling sort of elite in the Indian subcontinent. So don't go after our numbers, go after our importance for the defense of India. इसलिए हमें separate electeds आप दें. Separate electeds would mean Muslim candidates get elected by only Muslims. बाकी इलेक्शन से अलग हमें हर जगह पे सेंट्रल असेंबली में और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में हमारी रिजर्व कर दें आप सीट्स एक, और हमारी सीट्स हमारे एक्चुअल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो क्या थी कि हमें वेटेज दिया जाए, एक्स्ट्रा सीट्स मोर देन आर proportion of the population all over India and in the provinces. ये दोनों डिमांड्स 1966 में पेश की गई। इसके बाद 30 दिसंबर 1906 को ये सारे मुस्लिम मिले कलकत्ता में, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद बनाई गई, जिसका जो था प्रोग्राम ये था कि टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर इंडिया, टू प्रोटेक्ट their separate status, and as well as cooperate with other communities and parties for the common joint interest of all Indians. ये दो तीन चीज़ें वहाँ पे डिक्लेयर की गई। अब ये देखें, जिन्ना साहब ने 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो उसको अपोज किया कि ये तो आप इंडिया की जो यूनिटी बन रही है उसको डिवाइड करने की आपकी कोशिश है। 1906 में इन्होंने कलकत्ता में ज्वाइन किए, कांग्रेस का सेशन अटेंड किया एज सेक्रेटरी ऑफ दादाजी नेरोजी, जो ओरिजिनली इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ही वाज अ पारसी। नाउ ही हैड कम टू अटेंड दिस कांग्रेस एनुअल मीटिंग। वहाँ पे जिन्ना साहब ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906। और जब पता लगा कि ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है, तो वहाँ पे भी जिन्ना साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ये कौन लोग हैं, वाई आर दे फॉर्मिंग अ सेपरेट पार्टी, दिस इज अ वे ऑफ डिवाइडिंग द इंडियंस, द यूनिटी ऑफ इंडियंस। तो एट दैट टाइम जिन्ना साहब वॉज वेरी मच एन इंडियन नेशनलिस्ट। 1911 में अलबत्ता जिन्ना साहब attended a meeting of the All India Muslim League, and in 1913 he was persuaded to join the Muslim League. When he joined the Muslim League, the Indian National Congress supported that move. This is important to underscore. Why?
बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड कि ये जो सर सैयद ने सेपरेटिज्म मुसलमानों में की थी उसको ख़त्म करके तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों मिलके काम किया करें टू डिमांड ग्रेटर सेल्फ रूल फॉर इंडियंस, ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अलबत्ता दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. 1915 में जब ये उन्होंने ट्रेंड देखा कि जिन्ना साहब बड़े प्रोमिनेंट लीडर बन रहे हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं इन देयर सेशंस एंड सो ऑन, तो एक हिंदू रिएक्शन हुआ, कम्युनल रिएक्शन. ठीक है, 1906 शिमला डेपुटेशन, 1906 December, All India Muslim League are indications of Muslim communal, political assertion. One has to concede it. But फिर हिंदुओं में एक हुआ और हिंदू समाज which later on became हिंदू महासभा. हाँ, उसका नाम 1915 में हिंदू सभा रखा गया, बाद में दैट बिकेम हिंदू महासभा. तो एक रिएक्शन हुआ अगेंस्ट ग्रेटर कोऑपरेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. हिंदुओं का राइट विंग जो है दे वर अपोज टू ऑल दीज कंसेशंस बीइंग एग्रीड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. समझ गए आप? लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एट दैट टाइम वर इन अ कोऑपरेटिव मोड. और इसका जो है ना अल्टीमेट द पिनिकल ऑफ दिस कोऑपरेशन, जहाँ पे जिन्ना साहब को कहा गया ही इज़ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इज़ द लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट, जिन्ना साहब उसके आर्किटेक्ट थे. ही हैड कन्विंस्ड द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग्स कि अगर हम ये इस किस्म की एग्रीमेंट कर लें तो फिर हम मिल के दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ सेल्फ रूल की तरफ कदम उठा सकते हैं. मेन पॉइंट्स ऑफ द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916. The Governor General of India will be the head of the government of India. Of course, the Governor General was the Viceroy, the Governor General of India. So this is a constitutional formula. If agreed by the Indians, they wanted this to be the basis for political cooperation. हाँ जी. Or hopefully for also a constitutional act of the British government. This was their proposal. ये याद रखें. The Governor General will have an executive council, half of whom shall be Indians. Very good. The Indian members should be elected by the elected members of the Imperial Legislative Council. ये भी उन्होंने ऐड कर दिया. The strength of the Imperial Legislative Council, which is the National Council, shall be 150, of which 4/5 of the members shall be elected on a franchise as wide as possible. All these were very positive. Muslims should be given 1/3 representation in the central government based on separate electeds. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को मानना पड़ा और ये कंसेशन थी टू द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. The Congress agreed. At the provincial level, 4/5 of the members of the legislative councils should be elected and 1/5 nominated. So there would be provincial level councils. ये constitutional formula है ना. 4/5 will be elected. 1/5 British were always there to nominate members as well to such councils. ठीक है? All members except those nominated to the provincial legislatures shall be elected directly based on adult franchise. All these were progressive things. There shall be weightage given to minorities in the provincial legislatures, and for the Muslims, they shall be represented by the following formula. ये देख लें. Punjab at the beginning of the 20th century was a Muslim majority province
with 55% Muslims. 45% were Hindus and Sikhs. यहाँ पे मुसलमानों की परसेंटेज लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी पंजाब की उसमें 50 अग्री की गई, यानी 5% लेस देन देयर एक्चुअल नंबर्स. सो more representation was given to Hindus and Sikhs who were 45. They now got 50%, 50-50 हो गई. यूनाइटेड प्रोविंसेस में जहाँ पे मुस्लिम्स वर ओनली 15% ऑफ द पॉपुलेशन, उनकी परसेंटेज डबल कर दी गई, 30%. दे विल बी इलेक्टेड टू द यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल. Bengal is very interesting. Bengal at the beginning of the 20th century was 52% Muslim, 48% Hindu. लेकिन उस ज़माने में जो एक्ट थे ना, आई थिंक 1891 एक्ट, और जिसमें ये काउंसिल्स बनी थी और राइट टू वोट दिया गया था, बट लिमिटेड टू एन एलीट हु वाज प्रॉपर्टीड. दे वर प्रॉपर्टी ओनर्स. दे पेड land tax, revenue tax, they paid property tax, rich people. They also were, some people had high education, they were given the right to vote. आम बंदे को वोट नहीं था, तो it was very limited. तो बंगाल के मुसलमान जो थे by and large were poor, except for the elite of Calcutta and Murshidabad, and let's say the Nawab of Dhaka family. Most Muslims of Bengal were poor peasants, landless peasants, maybe some middle peasants. लेकिन landlords were Hindus, business people were Hindus and Muslim elite आप कह सकते हैं, and so on. Government offices भी उनके पास ही थे. मुसलमान पढ़े लिखे भी नहीं थे. तो फॉर्मूला के मुताबिक बंगाल में मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन 40% हो गई. फ्रॉम ओरिजिनली दे वर ओनली गेटिंग 10% उनको रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज थी. नाउ इट वाज इंक्रीज टू 40%. वैसे परसेंटेज उनकी 52% थी, बट 3/4 इंक्रीज हो गया फ्रॉम एक्चुअल 10% जो उनको राइट टू वोट था उस जमाने में. इट बिकेम नाउ 40% उनको मिलेगा. बिहार में एक्चुअल परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स वाज 13%, उनको 25% कर दिया गया. मद्रास में नहीं, सेंट्रल प्रोविंसेस में एक्चुअल परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स वाज 4%, वहाँ पे 10% कर दिया गया, मोर देन डबल. मद्रास में एक्चुअल परसेंटेज वाज 7%, वहाँ पे कर दिया गया 15%, डबल प्लस. बॉम्बे में परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स वाज 20%, लेकिन उनको 33% दे दी गई. फाइनली, नो बिल कंसर्निंग अ कम्युनिटी should be passed if the bill is opposed by 3/4 of the members of that community in the legislative council. ये था लखनऊ पैक्ट, whose architect, जिसका इनिशिएटिव कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया और कांग्रेस ने उसे फुल सपोर्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी उसे फुल सपोर्ट किया. बट दिस वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पोलिटिकल पार्टीज. दिस वॉज नॉट द पोजिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिनका 1909 में एक्ट आया था. 1909 एक्ट में उन्होंने वोटिंग राइट्स ज़रा बढ़ा दिए थे, बट स्टिल वेरी लिमिटेड. हाँ जी. और दे हैड कंसीडर्ड सेपरेट इलेक्टेड्स टू मुस्लिम्स एंड वेटेज, वो पहले उन्होंने कंसीड कर दिया हुआ था. सो इट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये और भी इंक्रीज हो जाना था अंडर द लखनऊ पैक्ट, ताकि हिंदू और मुसलमान मिल के इंडियन सेल्फ रूल की तरफ कदम उठा सके. इन सारी चीज़ों को हिंदू राइट विंग ने अपोज किया था. उसमें कई नाम हैं. आई थिंक तिलक वॉज वन हु वॉज अपोज्ड एंड मैनी अदर राइट विंग हिंदूज. एंड हिंदू सभा, हिंदू महासभा came out against the Lucknow pact.
उधर से सर सैयद के जो राइट विंग लॉयलिस्ट थे ना, और वो कई थे, सर आगा खान वॉज वन, सर फजले हुसैन ऑफ पंजाब, सर मियाँ मोहम्मद शफी ऑफ पंजाब, एंड मैनी अदर्स हु थॉट कि ये लखनऊ पैक्ट जो है बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है ना ओवरऑल स्टेटस उसको बढ़ाएगा और मुसलमान उसमें लूजर्स होंगे डिस्पाइट ऑल द कंसेशंस प्रॉमिस्ड। वहाँ पे 1917 में जिन्ना साहब की एक स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मुसलमानों में डर है कि अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे हिंदुओं के साथ और कांग्रेस के साथ तो मुसलमान जो हैं वो लूजर्स हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या वो समझते हैं कि हिंदू लीडर्स इतने बेवकूफ़ हैं कि मुसलमानों की इम्पोर्टेंस ना समझें? हाँ जी, कि मुसलमान जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं। एक ऐसी कम्युनिटी को क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप या हिंदू लीडर्स एज सच इग्नोर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली दैट्स नॉट पॉसिबल। लिहाजा ये सब जो डर है इसको आप पुट इट ऑन असाइड एंड लेट्स कोऑपरेट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एग्रीड एट द लखनऊ पैक्ट जो बना है। ये है 1917। यहाँ तक मैं आज की डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैंने बता दिया है कि राइट विंग सर सैयद के जो आर्डेंट फॉलोअर्स, वेरी लॉयल टू द ब्रिटिश, वो भी अपोज थे, और हिंदुओं के अंदर भी राइट विंग जो था, हिंदू सभा, हिंदू महासभा बाद में जो बनी, उन्होंने भी इस स्पिरिट को अपोज किया। लेकिन जिन्ना स्टूड फर्म एंड ही हैड द फुल सपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आई वुड से ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिन्होंने ये एग्री किया था। सो दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू wind up the presentation today. And as we go along, the next one would be the rise of Gandhi and Jinnah leaving the Congress. ये next होगा। गांधी जी की लीडरशिप पे हम बात करेंगे और क्लैश विद जिन्ना पे बात करेंगे अगले वीडियो में। उसमें खिलाफत मूवमेंट भी आ जाएगी, उसमें राउलट एक्ट भी आ जाएगा, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी आ जाएगी। वेरी टर्बुलेंट पीरियड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड वेयर we will find that Jinnah leaves Congress and more or less the role of an Indian nationalist. What next he became, we will look at it in the forthcoming videos. Thank you very much, Ji. All the best for now.